Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। और मुझे आज शो में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर एंड स्टिल अबाउट टू प्ले लीग क्रिकेट एज वेल, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। गुड टू हैव यू ऑन द शो। आपको लाइनअप बताते हैं आज हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आई थिंक सबसे बड़ी खबर है, आई एम श्योर सना भी इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगी, बट ऑब्वियसली इसको हमने इन डेप्थ ज़रा देखना है, इस पर एनालिसिस भी करना है। और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्रायल्स का ऐलान किया है। हमारी जो ख्वातीन क्रिकेटर्स हैं उनके लिए, इन लड़कियों के लिए ट्रायल्स होंगे। पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स होंगे। इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनमें ट्रायल्स हो रहे हैं, जिसमें अंडर 19 इमर्जिंग और सीनियर वुमेन क्रिकेटर्स शामिल हैं। और ये स्टेप लिया जा रहा है टू अनअर्थ टैलेंट इन पाकिस्तान। जब आप वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं, अगर आप पर्टिकुलरली इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें तो उसमें जो ट्रायल्स हैं वो मई के पहले हफ्ते में आपको नज़र आएंगे। पहले दूसरे हफ्ते में होम ऑफ नॉर्दर्न जो है वहाँ पर ये ट्रायल्स होंगे। और मुख्तलिफ शहरों का पूरा एक शेड्यूल आया है कि हर शहर में ये ट्रायल्स हो रहे हैं और किस तारीख को हो रहे हैं। तो आई थिंक बहुत एक खुशाइन कदम है। सना इस पर डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगी कि इससे आगे फिर हमने क्या करना है। टैलेंट हंट प्रोग्राम्स तो पाकिस्तान में पहले भी होते हैं, बट अगर इतने लार्ज स्केल पे फीमेल क्रिकेटर्स के लिए हो रहा है, इसकी निगरानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स या टेस्ट क्रिकेटर्स करेंगे, तो अगर आपने उस टैलेंट को स्काउट किया है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। ऑब्वियसली आप उतना प्रोफेशनलिज्म तो नहीं देख पाएंगे, रॉ टैलेंट होगा, उसको यहाँ से आगे कैसे लेकर जाना है, कैसे ग्रूम करना है, क्या उनको एक स्टीरियोटिपिकल सिस्टम में डालना है या उनके नेचुरल जो एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर कर उन पर काम करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद आपको हॉकी के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम का दौरा यूरोप था। हमने आपको बताया कि स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड से खेलना है। कल पहला मैच था नीदरलैंड से और पाकिस्तान ने 5-3 से इस मैच को अपने नाम किया। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं खुद बड़ा सरप्राइज था, शॉक्ड था। मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं कल भी यही कह रहा था कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते, क्योंकि यही उम्मीद थी कि शायद बेहतर ना परफॉर्म कर पाएँ, बट जितना सीख सकेंगे उतना अच्छा। इंटरनेशनल हॉकी है, जो ब्रांड ऑफ हॉकी दुनिया में खेला जा रहा है, बट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। आई थिंक जो 5 इंटरनेशनल कोचेज़ जो रखे गए हैं उनको पूरा क्रेडिट देना चाहिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्रेडिट देना चाहिए। आई नो हमें इसको ओवर सेलिब्रेट नहीं करना, बट एक बार फिर आई थिंक बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, इन लड़कों को जो ट्रेनिंग कैंप में भी हिस्सा ले रहे थे। और फिर इस तरह से नीदरलैंड्स, क्योंकि दुनिया में जब आप FIH रैंकिंग्स देखते हैं तो 4थी पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान 18वीं पोजीशन पर है। तो इतने बड़े गैप के साथ हराना नीदरलैंड्स को आई थिंक बड़ी खुशाइन बात है और लड़कों के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब आगे जो बेल्जियम, स्पेन से जितने भी मैचेस उसमें ना भी जीत पाएँ, तो आई थिंक ऑन अ पॉजिटिव नोट ज़रूर इन्होंने शुरू किया। इसके बाद हॉकी की दुनिया से बड़ी खबर यह भी है कि एशिया कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। एशिया कप का आगाज़ 23 मई से इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में होगा। पाकिस्तान के पूल की अगर बात करें तो पूल ए में पाकिस्तान, भारत, जापान, इंडोनेशिया शामिल हैं। और पाकिस्तान का पहला मुकाबला, अगर आप पाकिस्तान की कैंपेन की बात करें, तो 23 मई को रवायती हरीफ भारत के साथ होगा। तो हमेशा जब भी आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स देखते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का ही पहला मैच रखा जाता है। हमें पता है इट्स अ क्राउड पुलर, बट नॉन द लेस बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने लगा है। टू बी ऑन अ वेरी रियलिस्टिक नोट, इंडिया एक बहुत बेहतरीन साइड है हॉकी की, बहुत बेहतर हॉकी खेलते हैं वो, और हमें बहुत टॉप लेवल हॉकी खेलनी पड़ेगी उनको हराने के लिए। तो 23 मई से पाकिस्तान की कैंपेन का आगाज़ होगा एशिया कप का, और ये बहुत ज़रूरी टूर्नामेंट है। जिस तरह कि हमने बात की थी कि इसको जीतने से आप वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे, तो इसलिए पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन और क्वालिफिकेशन के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे UEFA चैंपियंस लीग की, जहाँ पर सेमीफाइनल्स का एनकाउंटर था और पहली लेग थी रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी की, और मैनचेस्टर सिटी ने ये लेग अपने नाम की। 4-3 से उन्होंने ये मैच जीता। अगर दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो लिवरपूल और वियारियल का मुकाबला है। मैनचेस्टर सिटी बहुत डोमिनेट करी थी, बट जिस तरह से करीम बेंजेमा ने कम बैक किया, वो 2 गोल स्कोर किए, आई थिंक वो हीरो हैं ऑलरेडी रियल मैड्रिड के लिए। 2 हैट्रिक्स पहले कर चुके हैं, फिर इस तरह से 2 गोल करना, गेम में वापस लेकर आना, क्योंकि इस वक्त अगर आप बात करें होम एडवांटेजेस का तो रूल ख़त्म हो गया है। 4-3 से सिटी अपने होम पर जीती है, तो अब ऑब्वियसली एग्रीगेट का फ़र्क तो ज़रूर है 1 गोल का, तो अब जब आएंगे तो 1 गोल ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा रियल मैड्रिड को दूसरी लेग में। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक नाइट ऑफ चैंपियंस थी और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ।
इसके बाद आपको बताएंगे टेनिस की दुनिया से बड़ी खबर यह है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की बात ये हो रही थी कि नॉन वैक्सीनेटेड प्लेयर्स को इजाज़त दी जाएगी कि नहीं, और विंबलडन की इंतजामिया ने यह फैसला किया कि इजाज़त दे दी गई है, जो नॉन वैक्सीनेटेड प्लेयर्स हैं वो खेल सकते हैं। और इसी तरह इसका मतलब यह है कि नोवाक जोकोविच अपने टाइटल का दिफा करेंगे। अगर आप उनके कंपेरेटिव टेनिस की स्ट्रीक देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से वो बैन हो चुके थे क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। उसके बाद से वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में ऑन एंड ऑफ हिस्सा तो ज़रूर लिया बट हारते गए और उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो एक बार फिर वो चाहेंगे विंबलडन में वापस फॉर्म में नजर आएँ क्योंकि इस वक्त काफ़ी मेंटल और फिजिकल प्रेशर का शिकार ज़रूर हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले क्रिकेट से शुरुआत करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रायल्स होने वाले हैं और बड़ी ही खुशाइन बात है, और हम काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं कि एक मास स्केल पर हंट ज़रूर हो बट आगे भी इसको एक रेगुलर फेज़ में लेके जाना है। सना, क्या कहना चाहेंगी इस पहले तो इस इनिशिएटिव के बारे में? जब हम बात करें पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स होंगे, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अरसे से इसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये होना चाहिए, तो फाइनली शुक्र है कि ये अब इनको जो वर्ल्ड कप में आगे परफॉर्मेंस रही है, बैक टू बैक हम वर्ल्ड कप्स में जाते हैं, उस तरह से टीम नहीं परफॉर्म कर पाती क्योंकि आपके पास रिजर्व प्लेयर्स का पूल मुकम्मल नहीं होता और पूरा साल भी जो आप तैयारी करते हैं वो उस तरह की नहीं होती। तो जब आप अभी से ट्रायल्स करेंगे तो अगले 4 साल के लिए, 2 साल के लिए आप लोगों को तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक जो क्राइटेरिया मुझे नज़र आ रहा था कि जी जो ऑलरेडी अकेडमी के प्लेयर्स हैं वो शामिल नहीं हो सकते, इसका मतलब है बिल्कुल नया टैलेंट आएगा, वो भी एक अच्छी चीज़ है। पर जितने भी अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 पीपल, बाकी सब जो हैं वो मेल कोचेस हैं और फीमेल पुरानी किसी भी प्लेयर को इन्वॉल्व नहीं किया गया उस तरह से। बतूल फातिमा आपके पास मौजूद हैं, खुर्शीद जबीन आपके पास मौजूद हैं, बहुत से और प्लेयर्स जो मरियम भट्ट आपके पास मौजूद हैं। ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप इन सिलेक्शन ख़ासतौर पे ये जो ओपन ट्रायल्स हैं उसमें ला सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि वो समझती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर खेली हुई हैं कि वहाँ रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपसे यही बात करने वाला था कि मुझे एक और भी थोड़ा सा इख्तलाफ ये था कि जब आप एक ऐसे स्ट्रक्चर से लोग लेकर आ रहे हैं, अगर टेस्ट क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं तो उनका बार क्राइटेरिया का बहुत हाई होता है। यहाँ तक कि वो अंडर 19 क्रिकेट में भी जब ट्रायल्स ले रहे होते हैं, रीजन में भी रॉ ट्रायल्स लें जो ओपन ट्रायल्स होते हैं, तो लड़कों को भी वो उनकी टेक्निक पर, उनके स्टांस पर, इन चीज़ों पर जज करने के आदी होते हैं। जब आप ऐसे रॉ टैलेंट की बात करते हैं तो फिर इनको तो बहुत आपको एक माइनर लेवल पर जज करना पड़ेगा। वो भी करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि किसको हम कितनी जल्दी इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार कर सकते हैं। इनमें से बहुत लोगों का एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो जो एक लिंक है वो मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज पे कोई आपको एतराज़ नहीं हो सकता, टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, पर वो जो एक लिंक है वुमेंस क्रिकेट से मेंस क्रिकेट का, वो यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से मैनेजर्स लेवल पर तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वहाँ पे ख़वातीन मौजूद होंगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर हमने अभी भी कोई इकदाम नहीं किया, उसके बावजूद हम ट्रायल्स ले रहे हैं, तो ये भी एक मेरे लिए कंसर्निंग बात है। हमें ज़रूर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हर वेन्यू पर रखने चाहिए क्योंकि आप अंडर 19 क्रिकेट के लिए भी बात कर रहे हैं, आप अंडर 19 प्लेयर्स को भी उन ट्रायल्स पे बुला रहे हैं, तो हमारी क्या क्राइटेरिया है प्लेयर्स की सेफ्टी की, क्योंकि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए उसके बाद हम बैठ के जितनी मर्जी बात कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उससे पहले ये हमें मेक श्योर करना चाहिए कि इन वेन्यूज़ पर ज़रूर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी मौजूद हों, आपके पास फीमेल मैनेजर्स भी मौजूद हों और वो लिंक भी मौजूद हो जो मेंस क्रिकेट को वुमेन्स क्रिकेट के साथ लिंक करेगा कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह के प्लेयर्स अभी चाहिए। पहला फेज तो हो गया कि चलें ट्रायल्स का ऐलान कर लिया गया। जिस तरह आप कुछ चीज़ों की निशानदेही कर रही हैं, आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर पीसीबी इन पर काम कर सकता है तो ट्रायल की ऑथेंटिसिटी और सेफ्टी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप अपने घर से बच्चियाँ भेजना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट में जाएँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम चाहेंगे कि पीसीबी इस पर ज़रूर नज़रसानी करे और इस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। अब दैट बीइंग सेड, अब ये ट्रायल्स का फेज लेट्स से अगले महीने कंप्लीट हो जाता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लड़कियां हैं, अब इससे नेक्स्ट फेज क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली देखिए, इसमें 3 अच्छी चीज़ें जो हैं वो 3 एज ब्रैकेट्स इन्होंने डाली हैं। अंडर 19 के लिए अलग है, अंडर 23 मेरे ख्याल से है और फिर सीनियर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये तीनों लोगों को इसमें देख rहे होंगे और फिर तीनों की एटलीस्ट एक टीम तो लाजमी बन जानी चाहिए। अगर ज़्यादा प्लेयर्स मिल जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप 2-2 भी बना लें, पर उनको एज अ टीम बुला के उनके मैचेस कराने चाहिए, उनको कैंप्स में बुलाना चाहिए ताकि वो एक राउंड द ईयर क्रिकेट खेलते रहें। डिपार्टमेंट क्रिकेट भी नहीं है आपके पास तो कहीं तो प्लेयर्स ने तैयारी करनी है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनको कैंप्स में बुला के उनके स्किल के ऊपर और फिटनेस के ऊपर काम किया जाए।
बिल्कुल काम फिटनेस पर होगा, उस कैंप पर काम होगा, बट ऑब्वियसली जना आप भी एग्री करेंगी कि इस सिस्टम में फिर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रायल्स हो जाएं, नाम आ जाएं, आगे उनके लिए कोई उस तरह का फ्यूचर ना हो। जब टीम में जगह बनाने की बात आए या वो जो एक टीम सिलेक्शन होनी है, जो बात की जाती है कि एक वुमेन PSL की तरफ जाना है, एक टूर्नामेंट करना है, उसके लिए पूल ऑफ प्लेयर्स बनाना है, तो फिर वहाँ पे अगर दोबारा से वही अनफॉर्चुनेट सिनारियो आया कि वही सेम नाम है, वही फेवरेटिज्म है, वही चीज़ें हैं, तो फिर तो टार्निश हो जाएगी सारी रेपुटेशन। देखिए वुमेन्स क्रिकेट में वही सेम नाम तो आएंगे, कुछ अरसे तक तो आएंगे। अब आप देखिए मेरे ख्याल से पता नहीं कितने सालों बाद ही ओपन ट्रायल्स हो रहे हैं, तो जब तक आप ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे तो वो नाम आएंगे। उन लड़कियों का कोई कसूर नहीं है, उनको आप खिलाएं, पर जब तक आप उनके साथ प्लेयर्स और डेवलप नहीं करेंगे तो आप अगर उनको सिर्फ इस वजह से कि हमने नए नाम लाने और नए चेहरे लाने आप उनको हटाएंगे तो आप अपनी टीम्स को वीक करेंगे, आपको उससे कुछ मिलेगा नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर तो ये मेंस क्रिकेट नहीं है जहाँ पे बहुत से लोग आपके पास रिप्लेसमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ आप एक बंदे को हटाते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको साल लग जाता है, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होती। तो आप उन प्लेयर्स के ऊपर भी काम करें, हो सकता है वो लोग इंप्रूव कर जाएं, पर साथ साथ आप उन प्लेयर्स पे भी काम करें जो सिस्टम का हिस्सा नहीं। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही? बिल्कुल। हसन, ये बताइएगा कि ये जो ट्रायल्स का एक शेड्यूल जिसका ऐलान किया गया है, अभी सना और मैं भी इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, आप कैसे देखते हैं इस पूरे इनिशिएटिव को, जहाँ पर बिल्कुल रॉ टैलेंट अनअर्थ किया जा रहा है, इमर्जिंग, अंडर-19 और सीनियर वुमेन्स क्रिकेटर्स की ब्रैकेट रखी गई है? ऑब्वियसली कोई भी स्टेप जो आपका प्लेयर पूल जो है एक्सटेंड करे, जो आपका प्लेयर पूल इंक्रीज करे, वो आपके लिए एक पॉजिटिव ही है, क्योंकि आप सना नोज दिस फार बेटर देन मुझे, या आपको पता होगा कि किस तरह से मतलब जस्ट शेयर नंबर ऑफ प्लेयर्स इतना कम होने से पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो वो तो एक अच्छी चीज है कि मतलब आप अपना प्लेयर पूल एक्सटेंड करने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ जैसे होता है कि बस ट्रायल करा लिया तो बस अब वंस दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम इटसेल्फ जो है उसकी भी बेहतरी किस तरह लानी है, उसमें भी प्रोफेशनलिज्म किस तरह से लाना है, प्लेयर्स को जैसे कि प्रोफेशनल किस तरह से करना है, उनकी जो डिमांड्स होती हैं एक प्रोफेशनल क्रिकेट की इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की जो है, मतलब इंग्लैंड इंडिया की तो बाद में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बेंचमार्क है, उनकी जो उनका जो लेवल है उसको अचीव करने के लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। कि हम ट्रायल्स करा देते हैं, एक दो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, उसके आगे का क्या प्लान है वो भी देखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है जिस तरह हम बात करें कि कंसिस्टेंसी। मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं अगर शेड्यूल जिस तरह के मैंने बताया, और मैं सोशल मीडिया पे भी हम इसको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप लोग जो सोशल मीडिया पर इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और सना मीर, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप किया है, तो मैं चाहूँगा आप भी इसको शेयर कर दें उन तमाम लड़कियों के लिए जो इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रीजन है उसके ट्रायल्स होंगे 10 मई को, और ये ट्रायल होंगे हाउस ऑफ नॉर्दर्न जो G82 में वाक़ है, और इसमें ये ट्रायल्स होंगे। अगर आप मीरपुर और जेलम की बात करें, 11 मई को ये ट्रायल्स होंगे, मीरपुर स्टेडियम में ये ट्रायल्स मुनक्किद किए गए हैं। तो जो मीरपुर और जेलम से ट्रायल्स देना चाहती हैं वो मीरपुर स्टेडियम में जा सकती हैं। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में मुजफ्फराबाद के ट्रायल्स होंगे, और ये 17 मई को मुनक्किद किए गए हैं। आगे आप और रीजन्स की तरफ जाते हैं तो एबटाबाद के ट्रायल्स एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में 9 मई को मुनक्किद किए गए हैं। मर्दान में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन मर्दान, स्वाबी रोड और मकाम चौक, और ये 10 मई 2022 को ये ट्रायल्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। पेशावर की अगर बात करें तो 11 मई को पेशावर में ट्रायल्स होंगे, और ये कयूम स्टेडियम में ट्रायल्स रखे जाएंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा पंजाब वाली साइड पर आ जाएं, थोड़ा सदर्न पंजाब की बात करें, साहिवाल में 10 मई को जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड, विहाड़ी में खुर्शीद अनवर स्टेडियम 10 मई को, डीजी खान क्रिकेट ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 10 मई, बहावलपुर वुमेन स्टेडियम बहावलपुर 11 मई को, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 12 मई को ट्रायल्स रखे गए हैं। अगर आप सिंध की तरफ आ जाएं, सखर में PCB के ग्राउंड जो ऑफिशियल ग्राउंड है 18 मई को ट्रायल होंगे। बेनज़ीराबाद में बिलावल क्रिकेट स्टेडियम 20 मई को ट्रायल्स रखे गए हैं। मीरपुर खास में म्यूनसिपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स PCB ग्राउंड 22 मई को ट्रायल्स होंगे, और हैदराबाद में न्याज स्टेडियम 23 मई को ट्रायल्स होंगे। यानी लेटर हाफ ऑफ मई में आप देखेंगे कि सिंध में ट्रायल्स होंगे। और कराची की पर्टिकुलरली बात करें तो 27 से 28 मई तक हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची का जो है वहाँ पर ट्रायल्स रखे गए हैं। मेन स्ट्रीम पंजाब में अगर आप आएंगे, लाहौर, कसूर और मुरीद के लिए जो ट्रायल्स हैं वो 6 से 7 मई के दरमियान किन्यट कॉलेज गेट नंबर 6
कैनाल साइड पर रखे गए हैं। फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम 8 मई को ट्रायल्स होंगे और सियालकोट वीआईपी ग्राउंड 9 मई को ट्रायल्स इनके रखे गए हैं। गुजरांवाला जिना स्टेडियम सिविल लाइंस ये भी 9 मई को ट्रायल्स रखे गए हैं। और उसके बाद अगर हम बलोचिस्तान की बात करें क्वेटा और पिशीन के लिए तो बुकटी स्टेडियम 12 मई को ट्रायल्स रखे गए हैं। तो ये वो कंप्लीट शेड्यूल है जो मैंने अभी बताया है। ऑब्वियसली अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, टाइमिंग्स देखना चाहते हैं, कौन लोग इसको ऑफिशिएट कर रहे हैं पीसीबी की तरफ से, कौन ग्राउंड के कंसर्न लोग हैं, उनका नंबर क्या है जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे बिल्कुल अवेलेबल हैं। हम भी इनको शेयर कर देंगे अपने ट्विटर हैंडल्स या जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मैं सना जितने भी हम प्रोग्राम के लोग हैं, ताकि आप भी इसको डिटेल में देख सकें। सना ओवरऑल अब जिस तरह एरियाज़ हैं बहुत वास्ट एरियाज़ कवर किए जा रहे हैं और जिस तरह हमने बात की है, जिस तरह हसन ने भी कहा, आपने भी कहा कि सिस्टम फिर एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें आगे क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है। पास्ट में टैलेंट ज़रूर आया है बट फिर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो रुकावटें बनती हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कंसीडरिंग ट्रायल्स वुमेन्स क्रिकेट के लिए इवन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मेंस क्रिकेट, क्योंकि मोबिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा है खवातीन को, तो उनका क्रिकेट तक आना ज़्यादा मुश्किल है। क्रिकेट उन तक पहुँचे तो ये हमारी सोच होनी चाहिए जब हम वुमेन्स क्रिकेट को डेवलप करते हैं। तो बहुत अच्छा इकदाम है, पर उसमें बस अपनी सेफ्टी का ध्यान करें, मार्केटिंग ज़्यादा करें ताकि लड़कियों को पता तो चले कि कहाँ तक कब हैं ये ट्रायल्स। फिर बाद में ये कहेंगे जी नंबर्स नहीं आए, क्योंकि आपने मार्केट उसको और बेहतर करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, पर इंशाल्लाह अगर आज हमें कुछ प्लेयर्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली उनको आप डेवलप किया जा सकता है। जैसे हसन ने कहा है, सिर्फ ये नहीं कि ट्रायल कर दें, उसके फिर आगे आपके पास बैक टू बैक कैंप्स होने चाहिए, उन लड़कियों के मैचेस होने चाहिए, उनको आप उसी तरह एक्सपोजर दें जैसे आप अंडर 16 अंडर 19 लड़कों को देते हैं। उसके अगर आधे भी मैचेस आप उनको दे दें, आधे भी कैंप्स दे दें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर्सनल नोट, आई नो कि सिस्टम ऐसा है और कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी ऊपर जा रही है, लॉजिस्टिकली हम कितना सपोर्ट हमें करना चाहिए लड़कियों को इक्विपमेंट आपको करना पड़ेगा। देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप आपका नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में साउथ अफ्रीका के अंदर है। पहले आपके अंडर 19 आपके पास प्लेयर्स नहीं है, दूसरा जाके उनको साउथ अफ्रीका खेलना, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो पीसीबी के हाथ में है। अंडर 19 में मेरे एक आयशा नसीम है जो कि ऑलरेडी उसको कैंप्स का एक्सपोजर हो चुका है और उसको होना चाहिए उस टीम के अंदर। उसके अलावा अभी आपको एक पूरी टीम बनानी है 1 साल के अंदर, ये बहुत बड़ा टास्क है और उसके लिए आपको एक एक जो महीना है, एक एक दिन है, उसको आपको यूटिलाइज करना है। इस महीने जब आप ट्रायल्स एक दफ़ा ले लेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से उन अंडर 19 लड़कियों को तो घर भेजने की जरूरत नहीं है, आप उनको फिर उनके ऊपर काम करें। अगर आपने वर्ल्ड कप में कुछ करना है, फिर वर्ल्ड कप में कुछ नहीं होगा, फिर बात करेंगे कि जी लड़कियों परफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं, लड़कियों में टैलेंट, मसला मुझे यहाँ पे आता है कि लड़कियों में टैलेंट कम है। टैलेंट आपके बिल्कुल वैसे ही है जैसे लड़कों में, पर लड़कों पे काम ज़्यादा होता है, लड़कियों पे काम थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे हम ज़्यादा करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। हसन, गोइंग इनटू द फ्यूचर आफ्टर द ट्रायल्स, जिस तरह सना कह रही है कि कैंप फिर हो और उसके बाद ऑब्वियसली अंडर 19 वर्ल्ड कप भी मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका में होना है, आपके ख्याल में फिर क्या सिस्टमैटिक वे टू मूव फॉरवर्ड? इसके बाद ऑब्वियसली पीसीबी ये भी बात करता है कि हमने एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाना है क्योंकि हमने वुमेन भी फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ लेकर जानी है। पूल ऑफ प्लेयर्स एक दफा आपका बन जाए, उसके बाद तो आपका मल्टीपल ऑप्शन है। आप पुराने सिस्टम से बात कर लें, नए सिस्टम से बात कर लें। अगर आप पुराने सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट बनाएं जिसमें मतलब 6 से 8 टीमें हों जो कि आपकी सबको एटलीस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकें। मुझे याद है, सना वुड नो दिस बेटर, कि एक टाइम था जब ज़का अशरफ चेयरमैन होते थे, तो जो ZTPL की टीम थी उसमें मेजॉरिटी आपकी वुमेन्स टीम की प्लेयर्स जो थी वो खेलती थी। दैट वाज द वन डिपार्टमेंट जो अपनी वुमेन्स क्रिकेट की तरफ फोकस कर रहा था। बट आपके अब अगर कल को अगर आप डिपार्टमेंट्स वापस आते हैं तो एक डिमांड होनी चाहिए उनकी कि अगर आपकी डिपार्टमेंटल मेंस टीम है तो उसी तरह आपकी डिपार्टमेंटल वुमेन्स टीम भी होनी चाहिए। और उसको एक जिस तरह CBA होता है NBA में या NFL में, कि एक डिमांड होनी चाहिए कि जी आप अगर X अमाउंट खर्च रहे हैं, अगर आप लेट से 20 करोड़ खर्च रहे हैं अपनी मेंस डिपार्टमेंटल टीम के ऊपर, तो उसका एटलीस्ट 30 to 50% जो है वो आपकी वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर भी आपका खर्चना चाहिए, ताकि वो एक अचीव हो सके चीज। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये, अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात करें तो फिर जो आपकी 6 प्रोविंशियल टीम्स हैं उनकी जिस तरह से मेंस टीम है, उनको उसी तरह डिमांड होनी चाहिए कि उनकी वुमेन्स टीम भी उस तरह से ही उनके ऊपर इन्वेस्ट करें और उसी तरह से उनका टूर्नामेंट हो, उतनी ही क्रिकेट उनको भी खेलने का मौका मिले और उसी लेवल के ग्राउंड पे खेलने का मौका मिले। अगर आपने 2021 का 2020-21 की कायदे ट्रॉफी पूरी कराची में करा दी थी, कराची के 4 मेन क्रिकेट ग्राउंड्स में, स्टेट बैंक में, नेशनल स्टेडियम कराची में और 2 और ग्राउंड्स में, तो वो उसी तरह आपकी वुमेन्स टीम की भी आप कर सकते हैं। अगर आप कराची में सिर्फ मेंस क्रिकेट हो रही है तो बड़े आराम से आप लाहौर में
वुमेन्स क्रिकेट करा सकते हैं। आपके पास LCCI का ग्राउंड है, आपके पास कजाफी स्टेडियम है, आपके पास मल्टीपल ग्राउंड्स हैं, लेकिन वो सब करने के लिए वुमेन्स क्रिकेट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप इस का फोकस ये होना चाहिए कि जितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंस हमारे बोर्ड के लिए मेंस क्रिकेट की उतनी हमारे लिए वुमेन्स क्रिकेट की होनी चाहिए। ये ना नहीं होना चाहिए कि जी वो एक खाना पूरी करेंगे, वो बस सर से उतारने के लिए कर रहे हैं कि ये वुमेन्स क्रिकेट हम सिर्फ इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि ICC की डिमांड है कि हमें करानी चाहिए, और बस वो सर से उतारने के लिए और मतलब 3-4 टूर्नामेंट करा लिया और दैट इज इट। तो वो आपकी तरीके तो बहुत हैं, लेकिन क्या आपकी प्रायोरिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सना क्या ऐड करना चाहेंगे? जब पेट्रनेज की बात करते हैं तो चाहे वो रीजन्स हों या अगर डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर वापस आता है तो मैंडेटरी तो पॉलिसी वाइज तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर से बड़ा फ़ायदा हुआ था। आज आप सिद्रा अमीन की बात करते हैं जिन्होंने पहला 100 किया पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में, वो स्टेट बैंक से आई। ZTBL तो ऑब्वियसली ऑलरेडी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर ही रहे थे। अब उमायमा सोहेल ने जब आप परफॉर्म किए, इनका भी स्टार्ट ZTBL के थ्रू हुआ। बाकी तो ZTBL का आपको पता है, लेकिन स्टेट बैंक से अगर आप देखें, आलिया रियाज को बड़ी हेल्प मिली वहाँ से, इरम जावेद को बड़ी हेल्प मिली। तो हम तो हमेशा से यही बात करते आते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी होगा, और अगर हम ये देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई इकदाम ऐसा होता है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है, आप प्लेयर्स से जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हटा लेंगे तो वो कैसे अपना फोकस कर सकेंगे गेम के ऊपर। तो ये ज़रूरी है कि इस तरफ ध्यान आया जाए, और फिर अगर रीजनल ये जो एसोसिएशंस हैं ये भी अपनी अपनी टीम्स बना लें तो जितनी क्रिकेट मिलेगी उतना बेहतर है। आप जब इंडिया से या इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से हमारी लड़कियों के मैचेस डोमेस्टिक कंपेयर करते हैं, जो स्टैंडर्ड है वो तो एक तरफ है, पर जो नंबर ऑफ मैचेस हैं उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग अगर 7 खेलते हैं, वो लोग 40 खेलते हैं। तो इस जब आप 7 मैचेस पे किसी को सिलेक्ट करेंगे या ड्रॉप करेंगे बरक्स उस प्लेयर के जो 40-45 मैच खेल के आएगा, ऑब्वियसली उनमें उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी टेक्निक में, उनके स्टेमिना में, हर चीज़ में वो फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा। आई थिंक कंटिन्यूस क्रिकेट की बात है कि क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलें, वो क्रैश कोर्स ना करें कि जब सर पे इम्तिहान आ जाए तो फिर हम उसकी तैयारी करें। तो नॉनदलेस आई थिंक बड़ा एक खुशाइन कदम है। जिस तरह मैंने डिटेल्स बताई, तमाम वो लड़कियाँ जो इन डिफरेंट कैटेगरीज़ में हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, पाकिस्तान टेलीविज़न से ये पैगाम आपको पहुंचा है कि आप इन ट्रायल्स में हिस्सा लें। और ये मई में ट्रायल्स होंगे, डिफरेंट शेड्यूल है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डेट को डिफरेंट वेन्यूज़ पर ट्रायल्स हो रहे हैं। आप अपने रीजन के हिसाब से ट्रायल ज़रूर दीजिए, और उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा टैलेंट यहाँ से अनर्थ होगा। अब हॉकी की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त खबर है हॉकी से। हमने बात की थी कि यूरोप के टूर पे है पाकिस्तान की टीम, और दौरा यूरोप में उनका जो पहला मैच था नेदरलैंड्स के खिलाफ वो उन्होंने जीत लिया। बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और पाकिस्तान टीम ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई। 5-3 से मैच अपने नाम किया, और नेदरलैंड्स, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, चौथी पोजीशन पर है, आप 18वें पर हैं। बड़ा वाज़ेह फ़र्क था, इंटरनेशनल हॉकी थी, और हम ये देखना चाह रहे थे कि हम इससे जितना सीख सकें उतना अच्छा, रिजल्ट ओरिएंटेड ना रहें, लेकिन पहले ही रिजल्ट से इतनी उम्मीद मिली है कि बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। तो आई थिंक वो जो चेंज इन द कोचेज़ और जो अप्रोच है वो होपफुली कंसिस्टेंटली चलेगा। हसन, क्या कहना चाहेंगे? पहली विक्ट्री तो हासिल हो गई है, बट आई नो कि हमने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब आपका कल जो बात कर रहे थे, इमरान भट्ट यहाँ पे आए हुए थे, वो यही बात कर रहे थे कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये एशिया कप के लिए आपकी प्रिपरेशन हो रही है। तो इस वक्त आपके रिजल्ट्स, इस वक्त आपकी प्रोग्रेस, इस वक्त जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। तो अब उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टीवी पे आ रहा हो या फिर आपके पास कोई उसकी फुटेज हो तो फिर उस पर बेहतर कमेंट किया जा सकता है, वरना मतलब अभी तो हम सिर्फ रिजल्ट देख के खुश हो सकते हैं। बिल्कुल, फुटेज मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ, और मैं वो देख रहा था कि पेनल्टी कॉर्नर्स पर फिर पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, बट ओवरऑल अच्छी ब्रांड ऑफ हॉकी खेली। तो सना, जो हम कल बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस तो ज़रूर चाहिए, और साथ साथ हमें ये भी पता है क्योंकि एशिया कप के शेड्यूल का भी अनाउंस कर दिया गया है, और पाकिस्तान का पहला मैच भी 23 मई को रवायती रीफ भारत के साथ है, और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है वर्ल्ड कप की, तो ऑल टू प्ले फॉर नाउ। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा स्टार्ट है। कल हम बात कर रहे थे क्रैश कोर्स की, उसमें पहले एग्ज़ाम में तो फ्लाइंग कलर्स के साथ पाकिस्तान की टीम पास हो गई है, और ऑब्वियसली बड़ी खुशाइन बात है हमारी क्रिकेट के लिए। इसमें नज़र आ रहा है कि जो भी काम किया गया है पीछे वो फ़ायदेमंद नज़र आया, क्योंकि अगर आप 18 नंबर पे और कोई 4 नंबर की टीम है उसको आपने हराया तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव डन समथिंग रियली वेल। बस इसको अब कंसिस्टेंसी में रखें, क्योंकि आगे एशियन गेम्स भी आ रही हैं। एशियन गेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जो मेडल्स होते हैं प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए। एशिया कप भी है आपके पास, ये सारा कुछ भी है। तो आई थिंक होपफुली पाकिस्तान
हॉकी अब आप देखें, एक टाइम था आप चैंपियन थे, आज आपको क्वालिफाई करना पड़ रहा है, तो होपफुली अब इस तरह की टीम बने जिसको क्वालिफाई करना भी ना पड़े और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में जाए। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन डेफिनेटली ये भी एक फैक्टर है जिसके लिए हम प्ले करें, बट जिस तरह हम बात करें मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे हैं द फ्लाइंग हॉर्स फॉर्मर ओलंपियन समीउल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम सलाम अहमद साहब, क्या हाल है आपकी? सर मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहली विक्ट्री तो हमने हासिल की है, पहले तो ये बताइए कि ये जो कदम है दौरा यूरोप का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े अरसे के बाद, और मेरे ख्याल में 2 सवा 2 साल के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम कहीं बाहर गई है। ये डोमेस्टिकली भी हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे क्योंकि कोविड की वजह से सारे टूर्नामेंट्स वगैरह बंद थे। एक अच्छी मूव है, और ये सिर्फ उस फॉरेन कोच की वजह से ही हुआ कि उसने सारा कुछ अरेंज किया और बेहतर अरेंज किया। और फिर जैसे आपने खुद फरमाया कि कल का मैच बहुत अच्छा रहा। इसमें कम से कम खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो गोलकीपर है वो बेहतर करेगा, जो पेनल्टी किकर है वो मुख्तलिफ आइडियाज इस्तेमाल करेगा। सर ओवरऑल जब हम बात करें तैयारी की, हम हमेशा ये बात करते हैं पाकिस्तान में कि हमारी ब्रांड ऑफ हॉकी और इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ हॉकी में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। अब जब ये टीम इस तरह यूरोप में खेलेगी, नेदरलैंड से खेल रही है, बेल्जियम, स्पेन से, और जिस तरह के मैं बात कर रहा हूँ कि एशिया कप आएगा, उसके भी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, तो आपके ख्याल में इसको फिर कंसिस्टेंटली कितना हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि ऐसा कोई अगर इनिशिएटिव लिया जाता है तो बाद में फिर हम स्टेज 0 पर चले जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब तक इस वजह से प्रोग्रेसिव हमारी अप्रोच नहीं होगी तो बिल्कुल ही हम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दुनिया में इस वक्त मुकाबला बहुत ही सख्त है। ऑलमोस्ट पहले ये था कि टोटल 6 टीमें थी जो बहुत बेहतर थी, अब 10 टीम हैं जो ऑलमोस्ट उसी लेवल की हैं। उनमें से कोई टीम, जर्मनी भी 6ठे नंबर पे जा सकता है, और कोई हॉलैंड जो है वो 5वें नंबर पे आ सकता है। कोई टीम कहीं सेलेक्ट कर सकती है। वैसे इंग्लैंड और स्पेन के साथ भी यही हाल हो सकता है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये, क्योंकि अब चैलेंज आने वाला है, तो हमारे लिए इस किस्म की जो ट्रिप है वो बड़ी सख्त ज़रूरत है। और मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कि ये तो मूव उन्होंने की, अच्छी की, लेकिन हमें ग्रूमिंग को ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि एशियन स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल दोनों ही अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारे स्टाइल से खेल रहा है, लेकिन उसने उसमें स्ट्रेंथ दाखिल कर दी है और 5-3-2-1 को इतना बेहतर कर दिया है कि वो पिछले मेरे ख्याल में 40 साल से पहले 2-3 पोजीशन पे आता है। तो ये हमें भी उसी पैटर्न पे सोचना चाहिए। खिलाड़ियों में स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, मेंटली और फिजिकल। अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो फिर तो ठीक है। अगर हम, जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी, तो फिर पाकिस्तान हॉकी टीम इसी 18वें नंबर पे रहेगी, 18वें नहीं तो 17वें नंबर पे आ जाएगी। सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पाकिस्तान हॉकी के साथ, वो हमेशा से सपोर्ट का रहता है, और ये सपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उसकी मैं बात करूँगा। आप क्या समझते हैं कि इस पर अब मज़ीद बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग होनी चाहिए? क्योंकि माजी में ऑन एंड ऑफ, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हों, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, कहीं ना कहीं से फ़ंड तो ज़रूर आ जाता है, बट उस तरह से रियलिस्टिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे जनरेट किया जाएगा जो फिर ओवरऑल हॉकी को फ़ंड करे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें पुराना जो सिस्टम है, जो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं, हॉकी की नहीं, हॉकी के साथ साथ सब बाकी खेलों की भी वो बहाल करनी चाहिए। हमारे वजीर आजम का एक ख्याल था कि इसको प्रोविंशियल लेवल पे ले जाएंगे, इसको रीजनल लेवल पे ले जाएंगे, तो वो तो टाइम लगेगा। आप पहले ये, जैसे पुराना सिस्टम था उसमें हर खिलाड़ी को जॉब मिलती थी, इंसेंटिव था, उसको ज़रूर करें। और फिर जब तक हमारी रैंकिंग पहले 8 में नहीं होगी तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। आप उसकी मिसाल अभी क्रिकेट को देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो मेन स्पॉन्सर है वो HPL है, और मेरे ख्याल में वो कई करोड़ रुपए PCB को देता है और कई करोड़ रुपए वो एडवर्टाइजमेंट से इस पर खर्च करता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक रैंकिंग ठीक नहीं करेंगे, आज अगर पाकिस्तान की हॉकी की रैंकिंग पहले 8 में कर दें तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये, जैसा हम आर्मी चीफ को देखते हैं कि जी वो कहीं से पैसे ला दें, या किसी गवर्नमेंट का पुश करके जिसको कहते हैं पैसे ला देना, तो वो एक अच्छी बात नहीं। इसमें फेडरेशन को दिन रात काम करना चाहिए, जो इन 2 सालों में नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर ये करेंगे तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी और फिर स्पॉन्सरशिप ऑटोमेटिकली होगी, लेकिन इसके लिए 4 से 5 साल का अरसा चाहिए। बिल्कुल 4 से 5 साल का अरसा और पेशेंस चाहिए। समीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करे थे द फ्लाइंग हॉर्स। और इनके करियर की भी बात करें तो बड़ा लस्टियस करियर है, एक मेडल्स की पूरी लिस्ट है और बड़ी ज़बरदस्त लेफ्ट विंग की अगर आप बात करें तो डोमिनेट करते रहे। ओवरऑल आई थिंक आई एग्री कि जहाँ वो बात करें कि फिर आपको पेशेंस चाहिए, 4-5 साल का एक अरसा चाहिए और उसमें फिर आप ये सारी चीज़ें जनरेट कर सकेंगे। बट बात वही है कि रैंकिंग्स इंप्रूव करें और फिर तभी आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और यही मेरे ख्याल से एक कदम होना चाहिए। एशिया कप की भी जैसे हमने आपसे बात की, आपको बताया कि इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 23 मई से इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में हॉकी का एशिया कप खेला जाएगा। पाकिस्तान के ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया
और जापान की टीमें शामिल हैं। ग्रुप तगड़ा है डेफिनेटली। पाकिस्तान का पहला मैच 23 को भारत के खिलाफ है। तो हसन, वंस अगेन आज राइवलरी इज अप फॉर ऑफर ऑन 23 में। हाँ, आपका ऑब्वियसली है तो इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन आपको गोइंग फॉरवर्ड जो है डे बाय डे देखना होगा आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ यही होता है, आप एक जीत पे, एक रिजल्ट पे, मतलब एक अच्छी चीज के ऊपर जो है हम भूल जाते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो सब कुछ होता है, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे आपके एक रन लगे तो आप जो डोमेस्टिकली सारे मसाइल हैं वो भूल जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सना, फिर हमारे रीजन का और ही ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं इस पे भी खुश हो जाएंगे कि चले इंडिया को हरा लिया, अगर हरा लिया तो। हाँ, इमोशनल तो हम हैं, पर वो भी जो बात कर रहे थे कि हम प्लेयर्स की स्ट्रेंथ पे काम करें, तो प्लेयर्स की स्ट्रेंथ पे काम बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपको उनकी डाइट, न्यूट्रिशन, रिकवरी, हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। तो वो तभी होगा जब आपके पास फाइनेंसेस होंगे। फाइनेंसेस के बगैर अगर आप ये समझें कि प्लेयर्स मस्कुलर भी हो जाएंगे, इंजरी फ्री भी हो जाएंगे, मेंटली भी बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसी पॉसिबल चीज़ है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए वही बात है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नताइज हैं वो बेहतर से बेहतर खुद ब खुद आते जाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही की जाएगी और हम यही चाहते हैं कि बेहतर नतीजे आएँ। सना मीर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रही थी, और हमें ये ज़रूर पता है कि आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेलने जा रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट है। तो अब टीम स्पोर्ट्स 360 की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और हम उम्मीद करें कि आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें और हमें यहाँ ब्रैगिंग राइट ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट यू। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर दिया। अब मजीद बात करते हैं और खेलों की। जिस तरह कि हमने बात की, यूएफए चैंपियंस लीग की बड़ी ज़बरदस्त रात थी, चैंपियंस लीग नाइट थी, द नाइट ऑफ चैंपियंस। मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला था रियल मैड्रिड से, और बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ। जब आप मैच की बात करते हैं, मैनचेस्टर सिटी ने ज़रूर ये मैच अपने नाम तो कर लिया 4-3 से, बट जिस तरह से मैड्रिड और बेंजीमा की जिस तरह मैं बात कर रहा था, ये भी बहुत ज़रूरी थी कि चलें एग्रीगेट का डिफरेंस कम रखा जाए। हसन, क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? आउटस्टैंडिंग मैच था, बहुत एंजॉय किया, और आई थिंक ये एक मजे की बात है कि वो मे बी अवे रूल्स की वजह से है, बट ऑल्सो फुटबॉल में इन जनरल आप देखते आ रहे हैं ओवर द पास्ट 5 to 10 years के अटैकिंग फुटबॉल और एग्रेसिव फुटबॉल जो है, और मतलब यू स्कोर मोर देन यू कंसीड वाली सोच जो है वो आ गई। अगर आपको याद हो, बेनिटेज, मोरिनियो, वो जब अर्ली टू मिड टू लेट 2000s का जमाना था, उसमें बहुत ज्यादा आप 0-0 1-0 देखते थे, वो जमाना गुजर गया। और कल के मैच में सिटी वर द डोमिनेंट टीम, लेकिन फिर वहीं पे बात आती है, रियल मैड्रिड का इतना एक्सपीरियंस है, करीम बेंजेमा का इतना एक्सपीरियंस है, वो कल रात को जब 4-2 पे उन्होंने पेनल्टी ली, तो फिर वो यही बात हो रही थी कि इस तरह का कॉन्फिडेंस के ऐसी सिचुएशन में आगे पननका पेनल्टी करना आप सिर्फ उस सिचुएशन में कर सकते हैं जब आप ऑलरेडी 4 दफा चैंपियंस लीग जीत चुके हो, और वो आपके सामने था। आउटस्टैंडिंग गेम थी, और आई थिंक सेकेंड लेग के लिए बहुत अच्छा सेटअप है। ऑब्वियसली सिटी वर द बेटर टीम, सिटी आर द बेटर टीम, लेकिन मैड्रिड की जो एफिशिएंसी है और मैड्रिड का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट करता है इन स्टेजेस पे। पर्टिकुलरली प्लेयर्स की अगर थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो गैब्रियल जेसूस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी बारे में थोड़ी सी बात हो रही थी, बट पिछले 2-3 मैचेस से कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं। हाँ, जेसूस का इस सीजन वो सेंटर फॉरवर्ड से जब राइट विंग उनकी जो शिफ्ट हुआ है, उन्होंने खुद भी आई थिंक रिक्वेस्ट किया था, गार्डियोला भी उस तरफ देख रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा स्टर्लिंग ज्यादा सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेल रहे हैं या फॉल्स 9 की पोजीशन पे खेल रहे हैं, और उस पोजीशन में जेसूस हैज बीन रियली गुड। फेरान टोरेस को बार्सिलोना जब बेचा है, खुद भी जाना चाहते थे, बट वन ऑफ द रीजंस ही कुड गो वाज जेसूस ने वो जो राइट विंग वाला स्पॉट जो है अपना कर लिया, और उसकी इंपॉर्टेंस जो है फिल फोर्डन की जो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है वो सबके सामने है। तो आई थिंक वो गार्डियोला के अंडर, तो लाइक गार्डियोला की एक हिस्ट्री है फ्रॉम वो जो उनका पहला सीजन था जब पेड्रो बुस्केट्स वगैरह को बार्सिलोना की मेन टीम में लेके आए थे, तब से लेकर अब तक कि हमेशा से ही इज बीन रियली गुड एट डेवलपिंग यंग प्लेयर्स, और ये अभी भी आपके सामने है। अब क्वेश्चन ये है कि जेसूस के ऊपर भी बात आ रही है कि ही माइट वांट टू लीव, आर्सेनल जाने की बात हो रही है, क्या वो एक सेंट्रल पॉइंट चाहते हैं अपनी, किसी ऐसे क्लब जाना चाहते हैं जहाँ पे वो स्टार हो, तो देखना होगा वो वहाँ आगे क्या होगा। बट अगेन सिटी के पास इतना पैसा, इतनी अब तो उनके पास जब तक गार्डियोला, इतनी उनकी अट्रैक्शन भी है कि वो जो भी अगर प्लेयर गया भी तो उसकी रिप्लेसमेंट उनके पास मौजूद होगी। अब ओवरऑल हम रियल मैड्रिड की बात कर रहे थे और मेंटली स्ट्रांग होने की, एक्सपीरियंस होने की। कार्लोस एंसेलोटी की अगर बात करें तो हमने यही देखा कि वो बड़े पोकर फेस रख के बड़े काम एंड कलेक्टेड शुरू में तो मुझे नजर आए। अब गोइंग इनटू मैड्रिड जब ये दूसरी लेग में जाते हैं तो सिटी ऑल दो एग्रीगेट पर बेहतर पोजीशन पर अभी है, लेकिन आपको क्या लगता है, आसान तो डेफिनेटली नहीं होगा सिटी के लिए, बट मैड्रिड के पास काफ़ी चांसेस हैं कि वो सिटी को मार सकते हैं मैड्रिड में?
हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी अभी बात हो रही थी कि पिछले तीनों जो मैचेस मैड्रिड और सिटी के हुए हैं पिछले कुछ सालों में, तीनों मैन सिटी जीता हुआ है। रियल मैड्रिड इस वक्त भी, जैसे मैंने बात की थी, मैन सिटी और लिवरपूल आर बाय फार द टू बेस्ट टीम्स इन यूरोप। मैड्रिड बायर्न वगैरह उनका मुकाबला कर रही थी, चेल्सी मुकाबला कर रही थी, बट जिस जिस तरह सीजन गुजरता गया हमें अंदाजा होता गया कि किस तरह से सिटी और लिवरपूल एक ऑलमोस्ट सेपरेट, एक वो अलहदा ही लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। तो मैड्रिड के लिए मुश्किल होगा, बिकॉज सिटी आर अ बेटर टीम देन देम। सिटी ज्यादा कोहेसिव टीम है, सिटी ज्यादा यंगर टीम है, सिटी ज्यादा बेहतर टीम है। लेकिन मैड्रिड, या आप पीएसजी के बारे में भी यही कह सकते थे, आप मे बी इवन चेल्सी के बारे में यही कह सकते थे, वो दोनों शायद मैन सिटी जितनी कोहेरेंट टीम्स ना हो, लेकिन पीएसजी के खिलाफ 180 में से 150 मिनट जो है वो पीएसजी वर द बेटर टीम। चेल्सी के खिलाफ भी अगर आप एक्सपेक्टेड गोल्स निकाल के देखें तो रियल मैड्रिड का ऑलमोस्ट 60 to 70% था जो चेल्सी का था, लेकिन दोनों के खिलाफ वो जीत के आ गया है। और अभी कल के अगर आप इंटरव्यूज देखें, विनीसियस का इंटरव्यू देखें, बेंजेमा का इंटरव्यू देखें, तो वो बार बार यही बात कर रहे थे कि हमें फैंस की बहुत ज़रूरत होगी बेर्नाबेऊ में जाके हमने वहाँ पे परफॉर्म करना है। अभी भी आई वुड कंसिडर सिटी टू बी द फेवरेट्स, लेकिन मैड्रिड में है, बेर्नाबेऊ उनके होम ग्राउंड पे मैच है। हाँ वो फुली, बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो सिर्फ आधा फुल होगा, लेकिन आधे फुल बेर्नाबेऊ में भी वो जो उनकी कंफर्ट लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर बात आ जाती है कि मतलब जिस टीम के पास डेविड आलाबा चैंपियंस लीग टाइटल पहले जीते हुए हैं, और प्लेयर्स हैं, आई थिंक थिबो कोर्तुआ भी लेट तक गए हैं, बट मोस्टली जो उनके मेन जो स्टॉलवर्ड्स हैं, कासिमीरो, मॉड्रिच, क्रूस, बेंजेमा, इन सब के पास मल्टीपल चैंपियंस लीग टाइटल्स हैं, मल्टीपल टाइम्स वो इधर से यहाँ से गुजर चुके हैं। जबकि उसका कंपैरिजन आप मैन सिटी के साथ करें, मैन सिटी अपनी हिस्ट्री में आज तक चैंपियंस लीग फाइनल तक भी नहीं पहुंची। यूरोपियन कप जो पहले होता था चैंपियंस लीग जो 93-94 के बाद से है, तो वो जो एक्सपीरियंस का फर्क है वो शायद वहां पे आ जाए। इट्स नॉट नो लॉन्गर अबाउट क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी में तो सिटी अगर एक नॉर्मल इन आइसोलेशन मैच हो रहा हो तो आई वुड थिंक आई सिटी वुड डोमिनेट मैड्रिड, वेल नॉट डोमिनेट बट बीट देम। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो रियलाइजेशन है, वो जो नो हाउ है कि इस स्टेज पे आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, इस स्टेज पे कितना आपको रूथलेस होना पड़ता है, इस स्टेज पे आके आपको कितनी अपनी मिस्टेक्स मिनिमाइज करनी पड़ती हैं, दैट इज वेयर रियल मैड्रिड के पास एडवांटेज है। बिल्कुल एडवांटेज है। आज के मैच की बात कर लें हसन, अगर तो लिवरपूल और वियारियल का मुकाबला है। एक तरफ उनाई एमरी एनिमेटेड नज़र आते हैं तो दूसरी तरफ क्लॉप हैं। दोनों टीम्स आर गोइंग हेड टू हेड। वियारियल का तो एक फेरी टेल रन चल रहा है। इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वियारियल सेकंड टाइम चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंच गए, सेमीफाइनल राधा तक पहुंच गए। 2006 में भी पहुंचे थे जब पेलेग्रीनी की टीम थी, खुआन रोमान रिकेल्मे, डिएगो फॉरलान उस टीम का हिस्सा थे। और मतलब इट इज वन ऑफ माय, जब मैं उस जमाने की वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स थी। इस टीम में उस लेवल का, रिकेल्मे के लेवल का कोई मतलब इतना रोमांटिक प्लेयर एज सच नहीं है। आप जेरार्ड मोरेनो की बात कर सकते हैं, या आप डंजुमा की बात कर सकते हैं, उस बिन आउटस्टैंडिंग जब से वो ब्रेंटफोर्ड से वियारियल आए हैं। इस साल वो ला लीगा में 7th है, लेकिन वो बिकॉज जेरार्ड मोरेनो की इंजरी थी उस वजह से उन्होंने मिस किया था स्टार्ट ऑफ द सीजन, तो वहां पे वियारियल ने स्ट्रगल किया था। उनकी के वापस आने के बाद दे बिन स्पेन की बेस्ट 3 से 4 टीमों में से ही रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वियारियल का डिफेंडिंग यूरोपा लीग चैंपियंस भी हैं। उनाई एमरी का बड़ा रिकॉर्ड है यूरोप में और नॉकआउट्स में इन जनरल। जब वो बायर्न से जीते थे तो हमने बात की थी राफा बेनिटेज का के सक्सेसर इन सेंस के, मतलब लीग में उस तरह से परफॉर्म ना कर पा रहे हो, लेकिन नॉकआउट्स में उनकी टीम हमेशा परफॉर्म करती है। ये सब कहने के बावजूद जो फर्क है लिवरपूल और वियारियल में वो बहुत वास्ट है। वो लिवरपूल आर अ फार बेटर टीम, लेकिन जैसे मैंने रियल मैड्रिड की पहले बात की, उसी तरह आप वियारियल का भी कह सकते हैं कि उन्होंने यूवेंटस को नॉकआउट किया है, उन्होंने पिछले राउंड में भी एक बड़ी टीम को नॉकआउट किया, तो बायर्न को नॉकआउट किया। तो वो जो है कि दो अपनी से बेहतर टीमों को ऑलरेडी नॉकआउट कर चुके हैं, तो यू कैन नॉट काउंट वियारियल आउट। बिल्कुल आप काउंट तो नहीं कर सकते उनको आउट, लेकिन डेफिनेटली मैं बताया लिवरपूल थोड़ी सी बेहतर फुटबॉल खेलती आ रही है, बेहतर टीम भी लग रही है, और लगता ये है कि लिवरपूल इस एनकाउंटर को डेफिनेटली डोमिनेट कर सकती है। बट यू नेवर नो, चैंपियंस लीग है और कुछ भी हो सकता है। अगर अब आपको विंबलडन की तरफ लेकर चलें, जाने से पहले उसकी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, तो विंबलडन में बड़ी खबर यह है कि विंबलडन की इंतजामिया ने फैसला किया कि नॉन वैक्सीनेटेड प्लेयर्स को इजाज़त दे दी गई है कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके अगर आप प्री टेक्स्ट में देखें तो फिर बड़ा प्लेयर जो है वो नोवाक जोकोविच है, जो अपने टाइटल का दिफा कर सकेंगे, और उनके लिए थोड़ी सी टेनिस ऑफ ज़रूर रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बैन के बावजूद। जब उसके बाद से अगर आप देखें सिलेक्टिव कुछ टूर्नामेंट्स खेले, जीत भी नहीं पाए, एक में पहले राउंड में भी एग्जिट हो गया, तो ओवरऑल थोड़ा सा ज़रा टफ टाइम ज़रूर है। बट वी नो दैट ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड अ चैंपियन। हसन क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ डिफरेंट स्टेप नॉन वैक्सीनेटेड प्लेयर्स को अलाउ करना, बट विंबलडन नो डाउट इज़ अ बिग टूर्नामेंट।
हाँ, आई थिंक थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने देखा, हम एनबीए की बात करते हैं, कायरी अर्विंग जो है वो पूरा न्यूयॉर्क में अपने होम मैचेस नहीं खेल सके थे, होम गेम्स पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे, वो चेंज हो गया है। मार्च के स्टार्ट में हमने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन दुनिया भर में जो देखे हमने कम होते हुए देखा है, लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉर्मल सी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो वो जो एक ओवरऑल गवर्नमेंट या ट्रैवल की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो जब उठती जा रही हैं, तो आई थिंक वो स्पोर्ट्स के ऊपर भी वो रिक्वायरमेंट आ गई कि मतलब उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता अडाप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक जो जोकोविच की लेगेसी और जोकोविच का जो साल है वो तो ऑब्वियसली अफेक्ट हो गया है। अभी देखना ये होगा कि अब दोबारा से जब रेगुलर कंसिस्टेंट वो टेनिस खेलते हैं तो ही कैन ही रिटर्न बैक टू वो जो फॉर्म है जिसमें उन्होंने पिछले 4-5 साल से टेनिस को डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं इन द पोस्ट फेडरर नडाल एरा। तो वो क्या वापस उस लेवल पे आ जाएंगे? क्योंकि दरमियान बहुत ज्यादा ब्रेक्स हैं, ये बहुत ज्यादा ऊंच नीच रही है जोकोविच की। और दूसरी चीज ये है कि जोकोविच को ऐसा नहीं है कि कभी भी वो इतने कोई फैन फेवरेट रहे थे, कभी भी उनके ऊपर फेडरर या नडाल वाली उनकी पॉपुलैरिटी या उस तरह से नहीं रही। विंबलडन इज अ वेरी नॉलेजेबल क्राउड, बड़ा एक ओल्ड फैशन क्राउड है। तो अब ये देखना होगा कि क्राउड का रिएक्शन उनके बारे में क्या होता है, क्या वो क्राउड जिस तरह से उन्होंने पिछले 6 महीने में एक्ट किया जो पूरी सारी सिचुएशन है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस तरह से ब्रिटिश मीडिया ने उस चीज को लिया था, अब देखना ये होगा कि क्या क्राउड कंप्लीटली अगेंस्ट होगा उनके विंबलडन में कि नहीं। और अगर होगा तो विल जोकोविच इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि उस चीज से अब मोटिवेशन हासिल करते हैं उनको गलत प्रूव करने के लिए वो शायद विंबलडन जीते। तो देखना होगा। अभी अभी ये स्टेप तो हुआ है, बट लाइक जो रिएक्शन होने वो जो सब कुछ होने वो भी देखना अभी भी बाकी है। और वो आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। हसन बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करते हैं स्पोर्ट्स 360 पर। बट जिस तरह हसन ने कहा आई थिंक मैं यही करूंगा कि जोकोविच हमेशा से एक क्राउड फेवरेट जरूर रहे हैं। उनका अगर आप एक ह्यूमर का एलिमेंट देखें तो वो बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे वो अपने फेलो टेनिस के जो प्लेयर्स हैं उनको इमिटेट करना हो, उनकी नकल उतारना हो, उनकी तरह एक्ट करना हो, या कुछ और चीज़ें ऐसी हों। तो बड़े एक लाइवली फैक्टर था उनका ऑडियंस के साथ जब आप बात करते हैं टेनिस की। लेकिन ऑब्वियसली उस वैक्सीनेशन वाले एक स्टिंट के बाद एक बुरा टेस्ट ज़रूर है तमाम टेनिस की दुनिया में। तो आई थिंक उसको वो कैसे रीगेन कर पाते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस ट्रस्ट कैसे रीगेन करेंगे, हैं तो वो चैंपियन प्लेयर, और विंबलडन में परफॉर्म कैसा करेंगे, क्योंकि फॉर्म भी थोड़ी सी ब्लीक नजर आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बट डेफिनेटली जब हम विंबलडन में जाएंगे तभी पता चलेगा। विंबलडन की इंतजामिया ने जरूर ये फैसला किया कि नॉन वैक्सीनेटेड प्लेयर्स को अलाउ किया गया, साथ साथ ये भी फैसला किया कि बेलारूस और रशियन प्लेयर्स को बैन करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी फैक्टर है जो डिसअपॉइंटिंग जरूर है गेम के लिए। बट ओवरऑल विंबलडन वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट हमें पता है, और देखना ये होगा कि कैसे प्लेयर्स वहाँ पर परफॉर्म करती हैं। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे कल फिर मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। Ramzan Pakistan, Ramzan